हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज CDP क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके एस्टेट, PRT, TCT, PGT या फिर एनी अदर टीचिंग एग्जाम जिसमें हमारा CDP आता है, उसके लिए ये वीडियो वेरी यूज़फुल है। ठीक है, तो आज हम जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी चैप्टर है उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसमें हमारा अर्नेस्ट आर हिलगरेड था। यानी कि क्या था, अर्नेस्ट आर हिलगरेड के अनुसार जो मानव मस्तिष्क है उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारी, कोग्निटिव, अफेक्टिव, कोग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं बताई गई है हमारी। अब देखिए, 2001 में एंडरसन व कैथरवाल ने संज्ञानात्मक डोमेन के लिए ब्लूम के वर्गीकरण को संशोधित किया था। ठीक है, कब किया था, 2001 में। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, ब्लूम और दूसरे लेखकों के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र अथवा परवर्ग कौन सा नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। यानी कि जो ब्लूम और दूसरे लेखकों के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्षेत्र अथवा परवर्ग कौन सा नहीं है। अभी देखो, अभी मैंने बताया था आपको, संज्ञानात्मक है, भावनात्मक भी है और क्रियात्मक क्षेत्र भी है। तो कौन सा नहीं है, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है संश्लेषण, व्यापक, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो सबसे ऊंचा स्तर हमारा कौन सा होता है, मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा हमारा, इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। तो सेकंड का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को क्या हमारा, व्यवहार का करना पक्ष इसमें सम्मिलित है, सीखने का क्रियात्मक पक्ष, सीखने का व्यवहारिक क्षेत्र, सीखने का भावात्मक क्षेत्र, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना पक्ष किसमें, इस कौन सा सम्मिलित है इसमें हमारा, सीखने का क्रियात्मक, व्यवहारिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। तो कौन सा हमारा इसमें, सीखने का क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, इनके थर्ड का ये ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में सम्मिलित करें जिससे उनकी पढ़ाई सुसाध्य होगी और वे इसमें भी मदद दे सकेंगे। तो क्या होगा इसका, समाजीकरण, आक्रमण, मूल्य संघर्ष, चिंता। तो क्या होगा हमारा, समाजीकरण। यानी कि शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में सम्मिलित करें जिससे उनकी पढ़ाई सुसाध्य होगी और इससे मदद भी मिलेगी। किसमें मिलेगी मदद, समाजीकरण में। ठीक है, अभी क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अभी चिंतन अनिवार्य रूप से क्रियात्मक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक तथ्य, भावात्मक आचरण, संज्ञानात्मक क्रिया। तो चिंतन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से क्या है हमारी, संज्ञानात्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो शिक्षा में मानव क्षमता का विकास क्या है हमारा, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, यानी कि दोनों होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए 7th क्वेश्चन, अध्यापन का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों की स्वाभाविक आशाओं और सीखने की योजना को बढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ाना, कक्षा कार्य, गृह कार्य, परियोजना कार्य देना और परीक्षाओं का आयोजन करना। 2 और 3 दोनों। तो
अध्यापन का उद्देश्य क्या होगा? देखो, बच्चे की स्वाभाविक आशाओं और सीखने की योजना को बढ़ाना। सही बात है। पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ाना एकमात्र यही तो उद्देश्य नहीं होता। कक्षा कार्य, गृह कार्य, परीक्षा, परियोजना कार्य देना और परीक्षाओं का आयोजन करना अकेले ये भी कार्य नहीं है ना। तो क्या होगा हमारा राइट ए ऑप्शन। यानी कि अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो बच्चे की आशाएं हैं और उनकी सीखने की योजना को बढ़ाना। ठीक है, अभी 8 क्वेश्चन देखिए। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य है सोचने की शक्ति का विकास करना, विवेचन शक्ति का विकास करना, 1 और 2 दोनों केवल सूचना देना। तो अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोचने की शक्ति का विकास करना भी होगा और विवेचन शक्ति का विकास करना भी होगा। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 9 क्वेश्चन देखिए। कक्षा शिक्षण के अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक विविधता, व्यवहार परिवर्तन, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो कक्षा शिक्षण के अधिगम को किस रूप में पहचानते हैं हम? व्यवहार परिवर्तन में। यानी कि 9 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। B10 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का अक्षेत्र है? अनुभवात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक। तो अधिगम का कौन सा क्षेत्र होता है हमारा? भावात्मक। यानी कि 10 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 11 क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो क्या होगा हमारा? मनोगत्यात्मक क्षेत्र। यानी कि जब एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, और विद्यालय के जो रूल है, मानदंड है, उनको नहीं मानता है, तो इस प्रकार के विद्यार्थी को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? साइकोमोटर डोमेन, यानी कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, अभी 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्गीकृत करना, अंतर करना, वर्णन करना, पहचान करना। तो कौन सी है हमारी जो संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्गीकृत करना। तो यानी कि 12 का क्या हमारा ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, अभी 13 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो कौन सा है हमारा जो ब्लूम पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? क्या करता है हमारा? आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ एवं चार्ट का निर्माण करना। यानी कि 13 का ये ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए ये और देख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? ये हमारा ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण है। ठीक है, एंडरसन और कैथरोन ने 2001 में ब्लूम के वर्गीकरण को संशोधित किया। देखो क्वेश्चन में था ना, सबसे पहले आती है हमारी नॉलेज, फिर आता है हमारा कंप्रेंशन, फिर आती है हमारी एप्लीकेशन, फिर आता है हमारा एनालिसिस, फिर आता है हमारा सिंथेसिस, फिर आता है इवोल्यूशन। ये 1956 में ऐसे ब्लूम ने दिया था। ठीक है, अब इसका थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? उसमें रिवाइज किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी को। किसने? एंडरसन और कैथरबोन ने। तो उन्होंने क्या किया? पहले क्या लिखा? रिमेंबर, सेकंड पे अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालिसिस, फिर इवेलुएट, फिर क्रिएट। ठीक है, उन्होंने इसको ये जो इवेलुएशन इसमें था इसको यहाँ पे बना दिया सेकंड
में और इसको सिंथेसिस को ऊपर, यानी कि क्रिएटर और सिंथेसिस क्या हो गया हमारा एक होगा। ठीक है, तो हमारा ये था बलून टैक्सोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्लास में बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।